शहरी सरकार के लिए अब कांग्रेस और भाजपा ने मोहरे बिछा दिए हैं। 3 शहरों के 6 निगम में दोनों दलों ने मेयर बनाने का दावा किया है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत 2-2 निगमों में ही है। ऐसे में 2 निगम में निर्दलीय ही किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। ये तस्वीर अब 10 नवंबर को साफ हो जाएगी, लेकिन सभी निगमों में पार्टियों के प्रत्याशी खड़े करने पर आम जन के बीच ये चर्चा का विषय जरूर बन गई है। इन हालात में राजनीति में शुचिता का हवाला देने वाले राजनीतिक दलों पर जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने तक के आरोप लग रहे हैं। कि आज की तारीख में 2 निगम हमारे स्पष्ट बहुमत के बने हुए हैं, 2 कांग्रेस के बने हुए हैं, 2 निगमों के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं और निर्दलीयों के ऊपर डिपेंड है। तो हम तो अपेक्षा और उम्मीद ये चाह रहे हैं कि 4 निगम कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बनने चाहिए। जहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं है वहां पर भी हमारा प्रयास है। बाकी 2 नगर निगमों में हमारा बहुमत आ चुका है। निगम चुनावों में इस बार रोचक तस्वीर होगी। 6 निगम में से 5 पर महिलाओं के हाथ में शहर की सरकार की चाबी होगी। लॉटरी में जयपुर से ओबीसी महिला, जोधपुर में जनरल महिला और कोटा उत्तर में एससी महिला के लिए आरक्षित सीट है। यानी महिला शक्ति की राजनीतिक कुशलता इन 5 निगमों में देखने को मिलेगी। हमारी सरकार के द्वारा जो काम किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम किया गया, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर कांग्रेस का भारी बहुमत के साथ में बोर्ड बनने जा रहे हैं। जयपुर में भी बनने जा रहे हैं, जोधपुर में बन रहा है, कोटा में दोनों बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस का शासन हमारे लिए अच्छा है। पार्षद के चुनाव नतीजों के बाद लग रहा था कि सरकार होने का फायदा मिलने से कांग्रेस 4 बोर्ड और भाजपा 5 बोर्ड बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन चुनावी जंग में संभावित जोड़ तोड़ के चलते ऐन वक्त पर समीकरण बदलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के 3 बड़े शहर, 6 निगम के लिए। आपने देखा कि रोचक मुकाबला पार्षदों का रहा, पार्षदों के रिजल्ट, सबकी निगाहें टिकी हैं आखिर अगला मेयर होगा कौन। इन 3 शहरों में डिवीजन करने के बाद 6 महापौर चुने जाएंगे, यानी कि 6 निगम बना दिए गए हैं 3 शहरों के। तो पहली बार ये
डिवीजन के बाद की सत्ता किन हाथों में जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ एक रोचक जो बात सामने आ रही है, अक्सर राजनीतिक दल ये कहा करते हैं कि जब सामने वाली पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं थी तो क्यों चुनाव लड़ाया गया? हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे या कोई और मकसद था? ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। हालांकि लोकतंत्र की परंपरा है, अगर किसी के पास मेजोरिटी है नहीं है लेकिन इलेक्शन में दावा ठोक सकता है, यही तो ब्यूटी है। तो यहां अभी इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि तस्वीर कुछ साफ है। यहां या तो भरोसा है राजनीतिक दलों को कि टूट फूट हो सकती है, जिसकी पूरी गुंजाइश है। अब वो कैसे है, अंतरात्मा की आवाज पे टूट फूट होगी या फिर कोई दूसरे तरीके जो राजनीतिक दल ही खुद ही कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग। अब हॉर्स में कितनी ट्रेड हो पाएगी, ट्रेडिंग होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 6 जगह पे अगर किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो मुकाबला होना तय है। 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे। खैर चलिए, मेयर जो भी होगा, लेकिन फिलहाल मैं चर्चा करना चाहूंगा कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालेंगे या फिर खरीद फरोख्त होगी या फिर कोई और कारण हो सकता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, और भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ वरुण पुरोहित जी हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कुछ जगह तस्वीर साफ नहीं है, कुछ जगह पे चेहरे आने चाहिए। जैसे अगर बात करें कोटा की, तो कोटा दक्षिण में दोनों के पास में 36 हैं, 8 इंडिपेंडेंट हैं व 41 चाहिए मेजोरिटी के लिए, यानी कि 5 जिसके खाते में जाएंगे वही मेयर बना सकता है। ऐसे में तो ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे हालात साफ हैं, लेकिन फिर भी कैंडिडेट उतारा जा रहा है। इंडिपेंडेंट अगर आप प्लस भी कर लें तो भी आप मेजोरिटी के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए योगेंद्र जी, राजनीति में हमेशा स्वार्थों की पूर्ति करना या दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना, ये सारी चीजें शुरू से चलती आई है और आज भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। आप देखिएगा कि जहां कांग्रेस के पास नहीं है तो वो या तो खुद खड़े हो जाएंगे या निर्दलीय को खड़ा कर देंगे, जिससे कि दूसरे बीजेपी वाले जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो आराम से चैन से नहीं रह सके, क्योंकि इसमें अंतराल दे दिया 10 तारीख को मतदान होना है। इससे पहले वो पार्टी के लोग परेशान रहेंगे, अपने लोगों को रखेंगे, क्योंकि अब जिस एक सर्वसम्मति से नाम नहीं हो पा रहा है। कई जगह हुआ है कि कई जगह जैसे जयपुर हेरिटेज जयपुर ग्रेटर का ले लें तो भाजपा में 9 ओबीसी महिलाएं जीत के आई थी। बना किसको दिया, उसके आरोप प्रत्यारोप बहुत सारी चीजें सामने है, तो उससे नाराजगी है। अब नाराजगी करने होने वाले लोगों को, क्योंकि इसमें दल बदल कानून लगता नहीं है, अगर छोड़ के चले भी जाएंगे आपके यहाँ से तो आप कर क्या लोगे, उनको पार्टी से बाहर निकालोगे, करोगे। लेकिन भाजपा की तो जो सामूहिकता में, एकता में जो बात कहते हैं, दमदार तरीके से कहते हैं, सब मिलकर के हम एक है, सब कुछ है, उनकी किरकिरी होगी और पोल खुल जाएगी। तो ये सब बातें निश्चित रूप से देखने को मिल रही है। जोधपुर में तो एक जगह श्याम जी एक ही दल की खुलेगी पोल या दोनों की खुलेगी। आप देखिएगा प्रताप सिंह खाचरियावास ने महेश जोशी जी को चित कर दिया हेरिटेज में, उन्होंने अपने समर्थित को जिता दिया मतलब मेयर बना दिया। जो उनके सपने थे घर में ही मेयर बनाने की सोच रहे थे, वो तो क्योंकि खुद के घर में ही स्थिति भयंकर देखने को मिली। जब रिजल्ट आया तो जोशी जी के खुद के घर में ही वो नहीं दिखा पाए कि मैं ताकतवर हूं और मैं जिस तरह से सरकार का और मुख्यमंत्री जी का बचाव करता हूं, अपने घर को संभाल के नहीं रख पाता हूं। बाहर की पंचायत करने से मामला नहीं बनता, क्योंकि घर को खुद को संभाल के रखोगे तो आने वाले समय में विधायक बन पाओगे। अगर विधायक ही नहीं बन पाओगे तो किसको संभाल पाओगे। तो ये बहुत सारी चुनौतियां इस चुनाव में देखने को मिली। गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर रहने चाहिए थे, उनको नॉमिनेशन कराते वक्त मौजूद रहना चाहिए था, वो छोड़ के आ गए जयपुर। और विनीता सेठ कौन है? वनीता सेठ जो कौन है? वसुंधरा जी ने खेला खेल। आप देखिएगा जयपुर ग्रेटर में जो सौम्या गुजर है, वो आप बहुत अच्छी तरह परिचित है कि सुमन शर्मा जब मेयर वो क्या महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो सेल्फी लेती थी और बड़े उस तरह से कमठान का बहुत बड़ा सहयोग था उसको बनाने महिला आयोग की मेंबर। आज उसके लिए चंद्रशेखर भी अड़ गए, सतीश भी अड़ गए, आपके डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी भी अड़ गए, प्रणामी भी अड़ गए। और क्योंकि वो
पैसा और बहुत कुछ सब कुछ सामने दिख रहा था, हुआ 9 लोगों में से कैसे एक हो गया कि हाँ इसी को सर्वसम्मति से। क्या लगता है श्याम जी लगता क्या आपको क्रॉस वोटिंग हो सकते है? ऐसे में जो नाराजगी, अगर एक को टिकट मिलना था, सबको खुश नहीं कर सकते, तो बाकी जो 8 है वो आपको लगता है कि बगावत करेंगे या अंदर खुसर फुसर करके क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? ऐसा कुछ संभावनाएं लग रही हैं आपको? अब वर्ष 2013 में उसने एमएलए का चुनाव लड़ा था, वो लाके रख दिया कि वो तो जयपुर की है ही नहीं मूल रूप से। अभी क्या लगता है आपको कि कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं लग रही है आपको? क्रॉस वोटिंग सत्ताधारी पार्टी कुछ भी करा सकती है अंदर से, क्योंकि बहुत सारे तंत्र उसके उनके पास होते हैं। श्याम जी वापस लौटूंगा आपके पास में। यही एक बात है जो संदेह पैदा करती है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। हो कैसे सकती है कि आपकी बाड़ेबंदी, आपकी बौखलाहट साबित करती है। राजनीतिक दल दोनों की स्थितियां ठीक नहीं है, भरोसा नहीं अपने पार्षदों पे या फिर खुद के कर्मों पर। एक बड़ी बात है ये कि अगर आपका भरोसा है अपने लोगों पर तो काय की बाड़ेबंदी? कोई प्रशिक्षण के नाम पे इतने अनपढ़ है कि आपको उनको प्रशिक्षण देना पड़ रहा है कि पर्ची पे टिक लगाना है बस। देखिए जैसे राज्यसभा के चुनाव हो तो बाड़ेबंदी, अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के चुनाव होंगे तो बाड़ेबंदी, पार्षद के चुनाव हो तो बाड़ेबंदी, जिला प्रमुख के चुनाव होंगे तो बाड़ेबंदी। लोकतंत्र बाड़ेबंदी से चलेगा? भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? ये मैं जानना चाहूंगा, वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि ऐसा क्या है? ये तो उनके वो है निकटतम लोग होते हैं ना, वो है ये समर्थित है, पता नहीं है विचार है। वरुण जी हाँ लगता क्या है, लगता है कि आपको कि कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत है? पार्टियां भरोसा नहीं जीत पा रही हैं पार्षदों का जो जीत करके आते हैं, या तो उनका इतना महंगा चुनाव हो गया वही मान के चलते हैं पैसा कहां से निकलेगा, ये चुनाव का ही वक्त है जिससे जो लेना हो ले लो, ऐसी कुछ फितरत बनती जा रही है लोकतंत्र में? योगेंद्र जी सबसे पहले तो हमको राजीव गांधी जी का नमन करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए। आज उन्होंने जो उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विजन था, उसके कारण से पिंक सिटी में 2 महिलाएं मेयर बन रही है, जोधपुर में मेयर बन रही। तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन हुआ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, उसका जो श्रेय है राजीव गांधी जी को देना चाहिए। अब आप जो बात कर रहे हो बाड़ाबंदी और ये जो असंतोष, ये क्या है कि कल्चर सी बन गई है। मैं अपने कई डिबेट्स में मैंने आपसे चर्चा भी की है, एक ये फैशन बन गई है, काम जनता का करें कि नहीं करें, सामाजिक जीवन में हो कि नहीं हो, एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, राज्यसभा में आ जाओ, ऊपर से फ्लाई करके आते हैं पार्टियों में और अपनी सेटिंगबाज वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था कई बार उसमें डिबेट्स में, सेटिंग करते हैं उस पार्टी में आकर के राज्यसभा में चल जाते हैं, कुछ और पद ले लेते हैं। तो जो वर्कर है वो ठगा सा महसूस करता है। ये कारण ये है कि जो नेता आजकल के जो नेता हैं, सभी पार्टियों के ले रहा हूं, उनमें कुछ नेताओं को छोड़ के नेताओं की पकड़ खत्म हो चुकी है, उनका इकबाल खत्म हो चुका है और वो इतनी मेहनत करना भी नहीं चाहते। तो जो किसी क्षेत्र का लगता है कोई स्टार है, क्रिकेट का हो चाहे फिल्म का हो, चाहे उसको ला करके अपनी खाना पूर्ति करते हैं। अपना वो जो उनका गैप रह जाता है नेतागिरी का, अगर जिसमें खुद में दम होगा नेतागिरी करने का, वो क्यों लाएगा उनको? कार्यकर्ताओं को जिताएगा, कार्यकर्ताओं को लाएगा, उसको कंपटीशन का डर नहीं होगा। तो अब अपन बात कर रहे हैं जयपुर की, तो आप ये देखिए जो प्रत्याशी लड़ाए जा रहे हैं, कोटा की तो देखो 50-50 चांसेस है, तो सब पार्टियों को लड़ाना चाहिए था, दोनों पार्टियों को। अब जयपुर में जो फॉर्मेलिटी की जा रही है, हेरिटेज में तो कांग्रेस का बोर्ड तय हो चुका, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि आज भी जो मैंने आपको पीछे कल परसों भी कहा था कि वो कांग्रेस बैकग्राउंड के, मैं तो खुद ही पारिवारिक रूप से जुड़ा हूं, वो सारे 7-8 आज शामिल भी हो गए कांग्रेस पार्टी में। लेकिन आज मैंने सुना राजकुमारी दिया कुमारी जी को ये फ्रंट पे लाए, चुनाव में भी इनको लेके गए थे वो, क्योंकि इनका इकबाल समाप्त हो गया। राजकुमारी जी को, दिया कुमारी जी को जयपुर में घुमाना नगर निगम चुनाव में, वो ये इस चीज को दर्शाता है कि इनका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था। और राजकुमारी जी आज कह रही थी टीवी पे, आप सुनिए मेरी बात, राजकुमारी जी कह रही थी कि हेरिटेज का बोर्ड भी हम बनाएंगे। तो आप कैसे बनाओगे? हॉर्स ट्रेडिंग करे बगैर कैसे भी उपयोग किया जा सकता है, कोई नई बात नहीं। उन्होंने कहा हेरिटेज बोर्ड हम बनाएंगे। हाँ, वो कैसे बनाओगे? आपकी मेजोरिटी नहीं है तो हॉर्स ट्रेडिंग करोगे क्या? ये क्वेश्चनेबल बात है। अब यार आप की ओर से कोशिश करती है कि आपके पास कोई ऐसा चेहरा है, कोई कार्यकर्ता है जिसका अगर इंप्रेशन जनता के बीच जाता है, जिससे पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है, वो उसे बनाने की कोशिश करता है। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है। नहीं योगेंद्र जी, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। राजकुमारी दिया कुमारी जी भाजपा से अलग एग्जिस्टेंस है उनका, भाजपा के पीछे एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर जयपुर की राजकुमारी को इनको नगर निगम में ले जाना पड़े, इसका मतलब इनकी कमजोरी है। नहीं तो ये तो कहते, बड़ा दावा करते थे कई साल से
मजबूत भी रहे थे जयपुर में, लेकिन अब इनके इतना खोखलापन इनकी पार्टी में हो गया। आज मैंने देखा कि वो शील दाबाई जी के समर्थक इनके नारे लगा रहे थे, जिस चीज को ये बोला करते थे कि हमारे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो वहां नारे लगा रहे हैं। और टीवी पे आ रहा था कि भाई वो सेल्फी लेते हुए वो विवाद में रही हुई है। अभी श्याम जी ने भी बताया उनको प्रत्याशी बनाया। मैं किसी की निजी बात टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक चेहरा हुआ करता था पार्टी विद द डिफरेंस से लेके या एक क्लियर पिक्चर हुआ करती थी, वो खत्म हो चुकी है। कर रहे थे कि वो लड़ ले चुनाव बीडी कर भाई श्याम जी, राजकुमारी जी, भवानी सिंह जी, इनका स्टेटस ही अलग है। आप उसको भाजपा से मिक्स करके कैसे देख सकते हो? स्टेटस अलग है। वापस आऊंगा आपके पास वरुण जी, वापस लौटूंगा मैं। आशीष जी के पास जाना चाहूंगा। चतुर्वेदी साहब, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। जी योगेंद्र जी, बाड़ेबंदी की हर बार मुझे लग रहा है कि तीसरा चुनाव है जिसमें बाड़ेबंदी की ओर लेकर के जा रहे हैं। क्या इस बाड़ेबंदी की वजह क्या रहती है? प्रशिक्षण तो नाम दिया जाता है, इतना लंबा प्रशिक्षण कहीं नहीं दिया जाता। इतना खर्चा करना, पार्षदों पे भरोसा नहीं रहता है, या फिर राजनीतिक दलों को अपन जो कुछ कर चुके हैं, इनसिक्योरिटी जो है वो डेवलप होती जा रही है की वजह है? कभी कोशिश की जाएगी इसे, या फिर ऐसे ही बाड़ेबंदी में लोकतंत्र चलेगा? योगेंद्र जी, यहाँ मैं 2-3 बातें पहले कहना चाहता हूँ कि अभी दिया कुमारी जी की बात कर रहे थे वरुण जी, तो दिया कुमारी जी जयपुर की वोटर हैं। वो उस क्षेत्र में रहती है जहाँ पे जयपुर हेरिटेज निगम आता है जी। तो अगर वो वहां पे प्रचार करती हैं अपने नागरिकों के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं वो, क्योंकि वो कोई बाहर से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हैं, पहले विधायक रही हैं, जहां वो निवास करती है उसके आसपास अगर वो प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, तो इसमें क्वेश्चन रेज नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये परिपाटी ठीक नहीं है कि हम 10-10 दिन बाड़ेबंदी करें। लेकिन अब क्या राजनीति का जो चरित्र हो गया है ना, जैसा आपने कहा कि सभी पार्टियां एक दूसरे से आशंकित रहती है कि भाई कोई सत्ता का प्रयोग करेगा, कोई धन का प्रयोग करेगा, हमारे पार्षदों को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये जो ट्रेंड है वो निश्चित रूप से गलत है। आप देखिए, अगर हम बात करें तो 4 निगमों की अगर हम बात करें तो 4 निगमों में तो स्थिति एकदम स्पष्ट है। 2 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, 2 में कांग्रेस को बहुमत मिला है। 2 की अगर हम बात करें तो उसमें जयपुर हेरिटेज भी आता है और कोटा साउथ भी आता है। तो वहां पे अगर कंटेस्ट हो तो बात समझ में आती है। लेकिन अब चूंकि लोकतंत्र में आप सही बोल रहे हैं, हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, सबके पास अधिकार है, जिसके पास पार्षद है वो नॉमिनेशन कर सकता है, चुनाव होना चाहिए। अब बाड़ेबंदी की जहां तक बात है तो ये परिपाटी बहुत लंबे समय से चल रही है और हर चुनाव में चलती है। तो इसमें आप किसी एक पार्टी को दोष भी नहीं दे सकते हैं, यही नहीं रहे। लेकिन ये सिस्टम के, लेकिन निश्चित रूप से हमें इस पे डिबेट करनी चाहिए और राजनीतिक दलों को आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। ये परिपाटी ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल। अनिल जी, आपके पास आऊंगा मैं। हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि क्लियर मेजोरिटी नहीं होने के बावजूद भी अगर पार्टियां प्रत्याशी उतारती हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले धड़े की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं और इलेक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन बाड़ेबंदी जो की जाती है, अगर किसी पार्टी के प्रत्याशी ने ऐलान कर दिया, अपोजिशन ने, कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगी, तो फिर बाड़ेबंदी का एक जुगाड़ शुरू किया जाता है कि बाड़ेबंदी की जाए। बाड़ेबंदी भी सक्सेस हो सकती है, क्योंकि कई जगह के ऐसे उदाहरण है कि बाड़ेबंदी भी सफल नहीं रही। 10-10 पार्षदों का अंतर, लेकिन मेयर बदल दिए गए। तो राजनीतिक दल जो पहले कुछ इस तरह की स्थितियां बन चुकी है या बना चुके हैं, उससे सबक लेकर के ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बाड़ेबंदी का एक उदाहरण देखा जाए तो विष्णु लाटा जयपुर के ही मेयर बने थे और बाड़े को तोड़कर खासतौर से उनके पैर में चोट भी उस दौरान आई थी। लेकिन पार्षद चुनाव के अंदर तो पार्षदों पर विश्वास नहीं होना एक बड़ी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक सांसदों की बाड़ेबंदी अक्सर बड़ी संख्या में देखने को मिली है, लेकिन एक मेयर चुनाव के अंदर पार्षदों को इस तरह से बाड़ेबंदी करना, पार्षदों को घर नहीं जाने देना, लगातार अब 10 दिन हो जाएंगे उनको बाड़ेबंदी में रहते हुए, उनको होटलों में रखना, बड़ा खर्चा उनके ऊपर करना, ये कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह के अनुशासन जो है उसका पाठ पढ़ाया जाता है पार्टी के द्वारा। और टिकट भी जब दी जाती है तो वो कार्यकर्ता को नाम लेकर दी जाती है। पार्टी कहती है कि अनुशासन जो था वो कार्यकर्ता था, कर्मठ कार्यकर्ता था, लगातार फील्ड में रहता था। अगर ऐसा विश्वास उस कार्यकर्ता पर है, उसको टिकट दी गई है, तो फिर जीतने के बाद या जीतने से पहले बाड़ेबंदी की आवश्यकता पार्टी को कहां पड़ जाती है?
अब कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि कांग्रेस ने भी बाड़ेबंदी यहाँ पर कर रखी है, बीजेपी ने पहले से बाड़ेबंदी शुरू कर दी, पार्षद प्रत्याशियों पे ही बाड़ेबंदी कर दी थी। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि सुचिता राजनीति की बात करने वाले। अब बात हो जाती है कि बाड़ेबंदी के बाद में, क्योंकि अब उन जगहों पर भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े किए गए हैं पार्टी की ओर से जहां पर दूसरी पार्टी को मेजोरिटी है। जयपुर ग्रेटर का उदाहरण देख लिया जाए, भाजपा मजबूत स्थिति में है और कम ही चांस लगते हैं कि कुछ टूट-फूट यहाँ पर होने वाली है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ अगर जोधपुर उत्तर को देख ले, जोधपुर कोटा उत्तर को देख लिया जाए, वहां की स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर उम्मीदवार उतारे हैं मेयर चुनाव को लेकर। तो ये जो स्थिति है, ये आमजन में, क्योंकि हम लोग पब्लिक में भी इसका रिएक्शन लिया गया था, आम व्यक्ति भी ये कहता है कि पार्टी जो सुचिता की बात करती है, क्या इस तरह से करके वो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं दे रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रही है। दूसरे खेमे के अंदर जो नाराज व्यक्ति है उसको धनबल के द्वारा और दूसरे जो बल है उसके द्वारा वो कहीं डुबाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर भी आम व्यक्ति के जो विश्वास पहले से कम तो हुआ था, लेकिन वो अब सवाल भी खड़े करने लग गया है। बाड़ेबंदी से लेकर जिस तरह से चुनाव हो चले हैं, चुनाव का मोड़ हो चला है, टिकट वितरण से लेकर लगातार टिकट वितरण जब हुआ था पार्टी कार्यालय के बाहर, जो लोग पहले नारेबाजी लगाया करते थे, जयकारे लगाया करते थे, टिकट वितरण से नाराज होकर वही जो कार्यकर्ता थे उन नेताओं के हाय हाय के नारे लगाते हुए देखे गए और पार्टी के विरोधी कहीं ना कहीं नारे भी लगाते हुए देखे गए। और यही स्थितियां बनती है आगे चलकर भी। लेकिन अगर पार्टी को विश्वास रखना होगा कार्यकर्ताओं पर, उन कार्यकर्ताओं को पहले टिकट दिया जाए जिन पर मजबूती से विश्वास है, जो कार्यकर्ता कर्मठता के साथ में पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कार्यकर्ता चुनाव में उतरेगा, पार्टी को जीत दिलाएगा, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इस तरह की बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनिल, वही बात है कि या तो जिनको टिकट दिया उन पे भरोसा नहीं रहा, या फिर ये लगने लग गया है कि व्यवस्था अब यही बनती जा रही है। आशीष जी ने इसे स्वीकार किया और कहा भी कि उचित तो नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि आज कल जैसी स्थिति थी पहले 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अब 10-10 दिन के लिए अगर आप इकट्ठे करके और उनको पैक कर रहे हो तो खर्चा किसके स्तर पे होगा? क्या ऐसे तो है कि नहीं को फोकट में 10 दिन के लिए होटल दे रहा होगा? लाखों रुपए खर्च होते हैं, ये पैसे कहां से आएंगे, कैसे एडजस्ट होंगे? तो निश्चित रूप से उस पैसे की पूर्ति के लिए आपको करप्ट होना होगा। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, किसी को तो होना ही पड़ेगा। आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे जो आपके एथिक्स में नहीं है, आपके सिद्धांतों में नहीं है, तो फिर ये सब कुछ हम जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो हमारी पृष्ठभूमि अगर उस करप्शन के साथ में शुरू होगी तो निहाल कैसे कर पाएंगे? मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये देखे मुझे बड़ा एक अचंभा भी है और एक बड़ी परेशानी की बात भी है कि जब अभी आप बने भी नहीं है मेयर, उससे पहले अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो आप ये बताइए कि स्थितियां क्या होंगी फिर आगे? देखिए योगेंद्र जी, यदि मुख्यमंत्री को बचाए रखने के लिए, सरकार को बचाए रखने के लिए कितना लंबे समय तक अगर विधायकों को होटल में रहना पड़ा हो, तो ये चीजें अगर ऊपर से शुरू हो रही है तो नीचे तक जाएगा उसका असर। आज ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, बीजेपी, दोनों ही दल आपस में परेशान करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम ठीक है वो गलत है। तो ये आज व्यवस्थाएं जिस प्रकार की हो गई है, जितना पैसों का प्रचलन हो गया है, उससे निश्चित रूप से राजनीतिक दिशाहीन हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। ये सब चीजें सामने है। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से एक विधायक को खरीदने के लिए यदि मुख्यमंत्री अपने मुंह से बोलते 30-30 करोड़ की बोली लग रही है, तो पार्षद को खरीदने के लिए 10-20 लाख रुपए की बोली लगना तो आसान है। और चुनाव में आपने देखा होगा कि खर्च भी इतना ही होता होगा, 25, किसी का बहुत मैक्सिमम होगा कि 50 लाख रुपए खर्च करके कोई आया हो, क्योंकि जो मेयर का चुनाव लड़ रहा हो। निश्चित रूप से राजस्थान की परिपाटी में जो बदलाव आया है, और देखिएगा जिस प्रकार से पार्षदों के माध्यम से मेयर का जब चुनाव हो जाता है, तो ये स्थिति ज्यादा इंकरेज होती है। जब डायरेक्ट जनता चुनती है मेयर, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे उपमेयर की जरूरत, जो डिप्टी मेयर बनता है तो उसकी जरूरत पड़ती है पार्षदों की। अब यहाँ क्योंकि पार्षदों की आज तो मेयर के अंदर जरूरत पड़ रही है, फिर डिप्टी मेयर में जरूरत पड़ेगी। और ये भी बात सही है कि विद्रोह की स्थिति जिस प्रकार की हो गई है, उससे सड़कों पे चीजें नहीं फैले, बाहर नहीं आए। आप पुलिस का पैरा लगा के ले जा रहे हो, अरे ये कौन सा है? राजनीतिक परिपेक्ष में नेता आपके इतने सक्षम नहीं है कि 10-5 लोग जो नेताओं के कहने से रुक सके। आपने देखिएगा, आप जो शकुन होटल है, शकुन होटल पहले बीजेपी का तो है ही गढ़ू, बीजेपी के माध्यम से बनाई गई होटल, आपको पता है किसकी है।
तो अब और वहां कांग्रेस कब्जा करे और कांग्रेस के लोग, और उनको पता पड़ा कि कांग्रेस के यहाँ पार्षद सुरक्षित नहीं रह सकते। वहां से कांग्रेस को लगता है कि दिल्ली रोड उनके लिए शुभ है, तो दिल्ली रोड पे अब शिफ्ट कर दिया गया। नहीं, आपको नहीं पता कि वहां पर शकुन का संबंध किससे है, और वहां से पार्षदों की जाना चाहता। चले, उस पर कोई जाने का फायदा भी नहीं अपने को। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो स्थितियां बनती जा रही हैं, तो ये तो तय मान के चलिए कि क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, और अंतरात्मा की संभावनाएं बनी हुई हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर जिसकी आत्मा जोर देगी कि मेरे साथ अनर्थ हुआ, गलत हुआ, मैं मेरी ही पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, तो फिर तो ये तय मानिए कि रिजल्ट कुछ भी कहीं का कहीं भी पंगा हो सकता है। और जो नेक टू नेक फाइट है कोटा में, कोटा दक्षिण में, तो वहां तो यही मान के चलिए कि कुछ भी संभव है। वहां पे दोनों के 36-36 है, 8 इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे में तो बड़ा रोचक मुकाबला होगा। तो चलिए, मैं श्याम जी आप लोगों के पास में लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है। खबर जो है आपके काम की। खबरें जो जुड़ी हैं शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन से। जन टीवी, जन जन की आवाज। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें, हर खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं मेयर इलेक्शन। श्याम जी वापस आपके पास ही आना चाहूंगा। तो ये तो तय है कि इलेक्शन मतदान होना तय है, लेकिन अभी उसके लिए भी दो संभावनाएं। एक, नॉमिनेशन जो है उसकी स्क्रूटनी होगी, फिर एक दिन नामांकन वापस लेने का है। अगर वो क्लियर होती है तो उसके बाद में माना जाएगा कि हाँ चुनाव होगा। तो अभी भी कुछ संभावना ऐसी लग रही है कि राजनीतिक दल ये देखें कि इस प्रपंच में क्यों पड़ना है, जब हमारे पास में मेजोरिटी नहीं है तो हम चुनाव क्यों लड़वाएं। देखिए योगेंद्र जी, वैसे तो बात 7 तारीख तक निश्चित रूप से क्लियर होगी कि कौन कहां चुनाव हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। अब नैतिकता तो ये कहती है जहां स्पष्ट बहुमत है वहां पर जिसके पास बहुमत नहीं है उसको हट जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों का तो नियम यही है कि जिसके पास मेजोरिटी है वहां पर भी अगर आप चुनाव लड़वाओगे तो निश्चित या तो आपके अंदर से कुछ न कुछ बातचीत है, क्योंकि यहाँ पर विधायक ही निर्णय करने वाले हैं अपने पार्षदों का। पार्षद इंडिपेंडेंट रूप से निर्णय नहीं करता है,
तो यहाँ पर क्योंकि सरकार का हाथ लंबा होता है और नाराज विधायकों को, वो 2 विधायकों को मनाने की जरूरत है, सब खेल खत्म। तो ये सारी चीजें हैं कि पार्टी में, क्योंकि आज वी सतीश, तीनों केंद्रीय मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता चंद्रशेखर जी और आपके सतीश पूनिया जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते, दोनों बीमार हैं। इतना बड़ा चिंतन मनन हो रहा है, किसके लिए? मेयर के लिए, डिप्टी मेयर, मेयर के लिए और फिर डिप्टी मेयर, दोनों के लिए। तो मैं समझ में नहीं आ रहा, पहले इस तरह की स्थितियां छोटे चुनावों को लेकर के नहीं हुआ करती थी। किसी को जिम्मेदारी दी क्या जाती थी और वो तय करता था और पार्षदों की राय से सब कुछ तय होता था। पार्षदों की राय से तय नहीं हो रहा, राय ऊपर से आ रही है। और मैं तो मान के चलता हूं कि अंदर से वसुंधरा जी ने जहां चलाने की कोशिश की है, उन्होंने कहा पार्षद बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तो एक किंग मेकर बनाऊंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब गजेंद्र सिंह शेखावत जी को समझ में आ गया कि जोधपुर में वो बनाना किसी और को चाहते थे, वो बन रही है कुछ और है, तो वहां निर्णय करने में वो सक्षम नहीं हो पाए और उनको कह दिया गया कि वसुंधरा जी को नाराज मत करो, क्योंकि आने वाले समय में आपने चुनाव पे तो काम करने नहीं दिया। अब पंचायत चुनाव है और बाकी और चुनाव भी होंगे, जब राज्यसभा के चुनाव होंगे तो बहुत सारी चीजें इंडिपेंडेंट स्तर पर है ना। ये पर्दे के पीछे से मेयर प्रत्याशी चयन में कुछ जगह पे वसुंधरा राजे की भूमिका रही है, वो जो चाहती जिनको उनको बनवाने में कामयाब रही है, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, जयपुर ग्रेटर में चली है उनकी, जोधपुर में चली है उनकी, अब ये तो है ही नहीं, स्पष्ट है, वहां पर तो तय हो रहा था, उनका नाम ही तय दूसरे का हो रहा था। अब आप जिस प्रकार से आपने जो कुछ किया वो है। अब देखिए, अशोक गहलोत ने जोधपुर में चलाई, स्पष्ट रूप से एक जगह चलाई ना, उन्होंने अपना पुराना हिसाब किताब पूरा किया। जब वो देखिएगा, आप देखिएगा, जब वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, वो विधायक नहीं थे, पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे। देवड़ा जी चुन के आए थे, उनको सीट खाली कराई गई और मान सिंह देवड़ा एसीडी के मामले में फंसे हुए थे बरकतुल्ला स्टेडियम में, ये थे, और एक आरएस अधिकारी थे, फिर उसके बाद आईएएस बन गए थे, वो दोनों फंसे हुए थे। उनसे बाकायदा केस खत्म कराया गया और सब कुछ किया गया, उसके बाद सीट खाली करी। संबंध ये है कि उनकी पुत्री को मेयर का निर्णय कराया कि मेयर बनाओ, कि कम से कम उनकी नाराज, जैसे उनसे बीच में विवाद हो गया था, और वो अब तो नहीं है। मान सिंह देवड़ा अच्छे व्यक्ति थे, सीख का। तो ये सारी चीजें किसी को कोई उतार रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उनकी कम्युनिटी के लोग उनके पुत्र को नाराज नहीं हो जाए, इसलिए उनकी पुत्र की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए ये सब निर्णय हो रहे हैं। अब आप देखिएगा कि बीजेपी में इतना बड़ा वो हाहाकार मचा, कल से 3 दिन से चल रहा है सब कुछ, और लास्ट में जाके जो कुछ तय था और वो नाम आया सामने। और हेरिटेज में आप जब नहीं हो तो क्यों खड़ा करते हैं? खड़ा इसलिए करते हैं कि जब अगर इनके पास बहुमत नहीं था, विष्णु लाटा को बना लिया, तो ये सब चीज हो सकती है, तो ये सब चीज है। देखिए, क्लियर मेजोरिटी है, वहां पे भी अभी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एक संभावना तो यह कि हमारे कहीं टूट तो नहीं जाएंगे, दूसरी संभावना ये कि उनके टूट जाएंगे तो हमारा वोट बन जाएगा। अभी ये संभावनाएं चलती रहेंगी। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। यहां ये तो ठीक है, आपने स्वीकार किया कि बाड़ेबंदी नहीं होनी चाहिए, उचित तो नहीं है ये लोकतंत्र में, लेकिन मैं दूसरी बात जानना चाहूंगा। टिकट पार्टी के सिंबल पे मेयर चुनाव लड़ रहा है पार्षद, वो भरोसा नहीं जीत पा रहे पार्टी का, और पार्टी उसका भरोसा नहीं जीत पा रही है। अपने किसी कार्यकर्ता को तो टिकट दिया होगा, और जब गैप है तो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। क्या संभावनाएं तलाशी जा रही हैं इसमें? अगर किसी की मेजोरिटी में अगर कहीं सेंध लगती है तो बात आती है कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, ये हमें राजनीतिक दलों से सीखने को मिला है। तो ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग को आप लोग जन्म ही क्यों दे रहे हो? योगेंद्र जी, 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये जो बाड़ेबंदी चल रही है, जो भी पार्टियां कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है अपने पार्षदों को लेकर के, और ये जो 5-7 दिन रखना पड़ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो शेड्यूल बनाया वो भी जिम्मेदार है। देखिए, पिछले मैं 2009 का शेड्यूल देख रहा था, 2014 का शेड्यूल देख रहा था। अभी वरुण जी बार बार ये कहेंगे कि ये तो निर्वाचन आयोग ने तय किया है, लेकिन देखिए, आपको ये अच्छे से पता होगा कि केंद्र का जो चुनाव आयोग होता है वो एक संवैधानिक संस्था होती है, उसमें बीच में इस तरह से फेरबदल नहीं किया जाता है। और डीलिमिटेशन कब होगा ये प्रॉपर तय है कि हर 25 साल में डीलिमिटेशन होगा, उसके हिसाब से विधानसभाएं और लोकसभा बदली जाएंगी। ठीक है, यहां पर अभी कांग्रेस की सरकार आई,
ये आईएसी तो अपॉइंट करते हैं, उसका ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे को निर्वाचन आयोग में लगा देते हैं, फिर अपने अनुसार परिसीमन कर लेते हैं। तो लगाया हुआ है पीएस मेहरा, तो आप ही के लगाए हुए हैं। वसुंधरा राजे ने लगाया था राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर, वही है, अभी बदले नहीं है। 5 साल पूरा नहीं श्याम जी, अभी ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर हुआ है अभी। आनंद चीफ सेक्रेटरी भी वही थे जो आपके टाइम पे कांग्रेस में भी वही थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं श्याम जी, दो चीजें हैं श्याम जी, दो चीजें। एक मिनट, अरे श्याम जी मेरी बात सुनिए। ऐसा है, ये जो चुनाव करवा रहा है वो राजस्थान का निर्वाचन आयोग कर रहा है, जिसके पहले आनंद कुमार जी थे जो आपकी राजस्व में चले गए। पीएस मेहरा है, पीएस मेहरा है। अरे आप याद, मैं तो रोज देखता हूँ आपको, देखो नहीं सर, आनंद कुमार को तो रिप्लेस किया है प्रवीण गुप्ता ने, वो प्रवीण गुप्ता जी करा रहे हैं ये चुनाव, प्रवीण गुप्ता जी करा रहे हैं। नहीं करा रहे, नहीं कह रहा हूँ आप, जी आप चेक कर लीजिए, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अरे पीएस मेहरा, सुनो एक मिनट, सुनो आप, सुनो पहले। कराता है राज्य निर्वाचन आयोग के जो कमिश्नर हैं वो है मिस्टर मेहरा, पीएस मेहरा, और कराते हैं। देखिए यहाँ पे जो कराता है वो शेख राज कराता है, ये चुनाव शेख राज कराता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। वो प्रवीण गुप्ता जो बने वो इलेक्शन इंडिया वाले बने हैं, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ये आयुक्त है। आप दोनों का अंतर समझिए। मुझे दोनों का अंतर पता है श्याम जी, हमको तो पता है। चलो अपनी बात को मत करो, ये पीएस मेहरा है यहाँ के, आप देख लेना स्पष्ट है, हमको पता है क्योंकि मैं तो कल ही बात हुई है। आपकी बात सही है, लेकिन जो चुनाव करा रहा है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो करा रहा है। नहीं है। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग अलग से है, और वसुंधरा जी ने अपॉइंट किया था वही है अभी भी, पीएस मेहरा, उनके फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। आप मालूम कर लें, बात कर लीजिए जो भी है। तो 5-7 दिन का जो गैप दिया वो भी कहीं न कहीं इस तरह से जिम्मेदार है। योगेंद्र जी, 5-7 दिन का गैप नहीं देना चाहिए था। आप देखिए, जब पिछले चुनाव में जब रिजल्ट आ रहा है उसके दूसरे दिन ही आप चुनाव करा रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा कि आप 5-5, 6-6 दिन का गैप देकर के बाड़ेबंदी को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं ना। और रही बात, अभी आप बात कर रहे थे कि वसुंधरा जी के हिसाब से कुछ चीजें तय हुई है, तो देखिए वसुंधरा जी राजस्थान में 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अगर वो अपनी कहीं पे सलाह दे रही है तो उसमें उसको अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि भाई अर्जुन मेघवाल जी, गजेंद्र सिंह जी, कैलाश चौधरी जी, तो ये तीनों वो लोग हैं जो कि एक निगमों के, जयपुर के प्रभारी कौन है, अर्जुन मेघवाल जी हैं। कोटा के प्रभारी कौन है कि राजेंद्र राठौड़ जी हैं। जोधपुर के प्रभारी कौन है, कैलाश चौधरी जी हैं। जोधपुर के सांसद कौन है, गजेंद्र सिंह जी। तो अगर वो चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में कोई नाम उभर के आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पार्षदों से राय ली जा रही है, उनका फीडबैक इनको बताया जा रहा है, फिर ये अपने हिसाब से तय करते हैं। वसुंधरा जी भी अगर कोई राय दे रही है तो उसको स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस ही तो हो रहा है। चलिए वरुण जी आपके पास आ रहा हूं। एक बात को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा किया अभी आशीष जी ने कि इसके लिए जो बाड़ेबंदी है, इसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग हो चाहे बाड़ेबंदी हो, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। उसकी वजह यह है कि जो टाइम शेड्यूल तय किया है इलेक्शन का, इतने दिन का कर दिया, जिसका बीजेपी पहले दिन से विरोध कर रही है कि जो सिस्टम चला आ रहा है, जो परिपाटी बनी हुई है कि आपके पार्षद बने, अगले दिन नामांकन करिए और चुनाव शुरू कर दीजिए, उसके अगले दिन डिप्टी मेयर का चुनाव। लेकिन अभी जो टाइम दिया गया है, इतना लंबा टाइम, इस पे सवाल उठ रहे हैं। पहले से दिन से बीजेपी उठा रही है सवाल, और अभी भी कह रही है कि कोई ना कोई सरकार की मंशा ऐसी रही है जिसकी वजह से ये सारा जो टाइमिंग है ये सारा सेट किया गया। और अभी बीजेपी ने कुछ दिन जैसे ही रिजल्ट आए थे तब भी ये बात कही थी कि जयपुर के अंदर जिस बोर्ड के लिए बीजेपी तरस रही है, अगर डिवीजन नहीं होता जयपुर नगर निगम का तो अभी भी बोर्ड नहीं बन पाता। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है, अभी भी कह रही है। टाइम शेड्यूल जो तय कर दिया इलेक्शन का, मेयर का, उसी की वजह से बाड़ेबंदी करना मजबूरी होगी राजनीतिक दलों की, और इसमें कुछ भी संभव है। योगेंद्र जी, पहले तो मैं आपको बताऊं, 5-6 दिन का गैप नहीं, 2 ही दिन का गैप है। 7 तक तो नाम वापस, 8 और 9 2 दिन का गैप है। तो वो गैप तो निर्वाचन आयोग ने अपनी सुविधा से तय किया है। उसमें बार बार क्वेश्चन उठाना, अपनी जो हार है उसको छुपाना, खींच को छुपाना,
जैसे खिरसियानी बिल्ली खंबे नोचे वो वाली स्थिति में नहीं आना चाहिए। नहीं तो आप दूसरे राज्यों में जहाँ बीजेपी है उन पे आरोप लगा दो कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, खट्टर साहब हरियाणा में कर रहे हैं, कोई दानिशमंदी नहीं है इस निर्वाचन आयोग पे क्वेश्चन उठाना। नहीं तो फिर सारे देश के चुनाव पे क्वेश्चन उठने लग जाएगा, जैसा उठता जा रहा है, लेकिन और उठेगा 2024 में, वो तो आगे का प्रश्न है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बाड़ेबंदी होना गलत व्यवस्था है, गलत परिपाटी है। इसी को देखते हुए राजीव गांधी जी ने ये जो आज अपन चर्चा कर रहे हैं 1985 में भापा था इन चीजों को कि दल बदल नहीं हो, तो ये विधेयक वो लाए थे। और जो ये बात कर रहे हैं हर बात में, तो जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग ये करके बैठे हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी के जमाने में लाए थे। उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सत्ता में केंद्र में बैठे। ये तो आप कांग्रेस की लाई हुई चीज से आप सत्ता में बैठे हो। ये चीजें करना, आरोप प्रत्यारोप, मैं इसको ठीक नहीं समझता। लेकिन जो बाड़ेबंदी की परिपाटी है वो गलत है। निर्वाचन आयोग पे क्वेश्चन करना भी गलत है। वो परिपाटी भी गलत कर रहे हैं। जो अगर ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चुनाव लड़ रहा है, उसके पास सीटें नहीं है, तो उसको नैतिकता का दर्जा नहीं देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ना अगले का आगे। कल को मान लीजिए कि 100 में से 90 किसी पार्टी की आ जाती, कोई दूसरा प्रश्न ही नहीं करेगा। कोई खड़े हो रहे हैं, उनको होने दीजिए, उनका राइट है, उनकी इच्छा है, क्यों राजनीति में है। इसमें जो मैं क्वेश्चन उठाता आ रहा हूं वो चीज ये है कि सिंबल पे चुनाव, छोटे चुनाव सिंबल पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी ये कहीं ना कहीं चीज आती है जिसकी इच्छाएं दब जाती हैं, या कोई दूसरे क्षेत्र का आदमी आके। अभी क्या हुआ, गिरिराज लाल जी भार्गव के लड़के जो थे, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई मनीष पारिक जी को दूसरे वार्ड से मेरे वार्ड में भेज दिया। ये सब चीजें जो होती है ये इसीलिए होती हैं। अगर आप जो है सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ाओ, जो काम कर रहा है अपने मोहल्ले में वो लड़ेगा, तो सबकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। हर आदमी जो सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में आता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ूं, मैं विधायक का लड़ूं, मैं सांसद का लड़ूं। लेकिन यहाँ जो एक और प्रश्न आ गया, अभी पैसे की बात चल रही थी, समाजवादी व्यवस्था, यूएसएसआर वाली चाइना की बात नहीं कर रहा हूं जहां बीजेपी वाले उसको बार बार कन्वर्ट करते हैं, भारतीय समाजवाद की बात कर रहा हूं। उसमें हमारा जो सोसाइटी का जो न्यूक्लियस होता था वो समाज होता था, तो उसमें पैसे की जगह नहीं होती थी। जो सामाजिक लोग होते थे बिगर पैसे भी चुनाव, कम पैसा खर्च के भी जीत जाते थे। अब क्योंकि आर्थिक सुधारों के नाम से, लिबरलाइजेशन के नाम से पूंजीवादी व्यवस्था देश में आ गई, तो हर चीज पूंजी पे केंद्रित हो गई। तो पूंजी पे केंद्रित हो गई, समाज का, राजनीति नहीं, हर चीज ही पूंजी पे केंद्रित है। आज अपने जो ये चैनल चल रहे हैं भी पूंजी पे केंद्रित है। नहीं, पहले के जमाने में श्याम जी थे, पूछो, लोग साइकिल से जा जाके कागज पे लिख लिख के न्यूज लिखते थे। पत्रकार साइकिल से किया पत्रकारिता मैंने की। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं ना, जब भारतीय समाजवाद था, जब आदर्शवाद था, आज आदर्शवाद नहीं है, पूंजीवाद एक सोसाइटी का नॉर्म हो गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हर चीज का न्यूक्लियस हो गया पूंजीवाद। तो वो पूंजी आने के कारण आप प्रत्याशी भी फिर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसा लेने की भी इच्छा कर रहे हैं। इस चीज को हमको, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक अव्यवस्था जो हुई है 1991 से हुई है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को या अटल जी को या मोदी जी को नहीं दे रहा हूं। ये जो हमारी व्यवस्था चेंज हुई है, मैं एक बार नरसिंह राव जी से डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री जी थे, वो आदरणीय, मेरे पिताजी के मित्र थे, मैं उनके पास क्लोज था, तो मैंने उनसे इस बात में डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा हमको मजबूरन ये आर्थिक सुधार लाने पड़ रहे हैं। गेट पे समझौते की बात है, वो गेट पे 1986 में समझौता हुआ था, जब 19 उसमें उसकी जब की बात है 1987 में, सॉरी। तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि यूएसएसआर का विघटन हो गया, इसलिए भारत को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। तो वो इतने विद्वान प्रधानमंत्री थे, आज भी मेरे पास उनके कागज पड़े 1987 के गेट समझौते के। तो वो चीजें देखने, नहीं, गेट समझौता 1987 में हुआ था मेरे हिसाब से, आप चेक करो। तो वो समझौते के उस समय ही शुरू हुई थी ये चीज। तो उस समय जब आर्थिक सुधारों की बात आई, लिबरलाइजेशन की बात आई, हम बच्चे थे, हम उनसे डिस्कशन करते थे, तो वो बहुत विद्वान प्रधानमंत्री भारत के हुए, तो वो चीजें हमको एक्सप्लेन करते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई विद्वान प्रधानमंत्री तो विद्वान ही होता है, आप इसको क्यों कहते हो? आप भी सिक्योरिटी, आप भी विद्वान हो, आप भी प्रधानमंत्री के लायक विद्वान, में मना नहीं कर रहा। आप तो मनमोहन सिंह जी को बदनाम कर रहे हो। मनमोहन सिंह जी बदनाम नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं उनकी आर्थिक जो पॉलिसी उसको फेवर करता, तो इसमें बदनामी क्यों हो गई भाई? तो शुरुआत आपके कोई आपका लेख में अगर आप पसंद नहीं करता हूं, तो आपकी आलोचना अगर मैं करता हूं, बदनामी हो गई। आप लिबरलाइजेशन का नाम लिया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का नाम लिया, राव जी ने की। अरे तो उसी बात को तो मैंने सुना है भाई, 1987 आपकी याददाश्त में नहीं हो तो भ्रम रसायन खाओ। मैं उनका क्लोज था इसलिए बता रहा हूँ ये बात, उन्होंने उदाहरण दिया था। तो हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी सोचना होगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था भारत में डाल दी गई है, पूंजीवादी व्यवस्था का असर ही तो हो रहा है यार। आप इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी पोल खुल रही है तो आप खोलना नहीं चाहते। आप अपने खोल दूंगा मैं सारा की, अभी आपकी पत्रकारिता मैं सारा में नहीं हूँ,
क्या करो हर चीज को। आप अभी पता नहीं कि होटल के मालिकों का नाम लेने लगते हो। अरे मेयर की बात करो या प्रधानमंत्री की पैसे की और बाड़ेबंदी की टॉपिक हुआ है डिबेट का, आप पर्सनल ले जाओ, उससे बाहर मत जाइए। योगेंद्र जी बार बार कभी होटल मालिकों का नाम योगेंद्र जी, आप हो सकता है आपकी पर्सनल गरज हो किसी होटल मालिक से, मेरी नहीं है, मेरे तो आपराधी व्यवस्था के कारण पूंजी का पैसे का राजनीति के अलावा है। योगेंद्र जी, इस टॉपिक से ही प्रश्न है मेरा। योगेंद्र जी मेरा प्रश्न है। योगेंद्र जी, हाँ योगेंद्र जी, मैं वरुण जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बार बार इस पॉइंट को लाते हैं कि ये जो चुनाव है वो बिना सिंबल पे होना चाहिए। आज स्थिति ये है कि ये लोग, कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग जब सिंबल के जीत के आ रहे हैं, उनको संभालने के लिए बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये सिंबल पे नहीं जीत के आए तो धन बल ज्यादा प्रयोग हो या कम होगा, इसका जवाब दें मुझे। ज्यादा होगा। अरे भाई, धन बल का प्रयोग नहीं होगा उसमें, आप समझिए इस बात को। जो पार्टी में नहीं है कोई आदमी होगा, और जो कुछ आएगा वरुण जी उसमें होगा, इस वजह से होगा। धन बल का तो अभी प्रयोग हो रहा है। आप लोगों की जो इच्छा शक्ति है, जो कार्य कर रहे हैं, उनपे तो कुठाराघात कर रहे हो आप। उसका इसका क्या कंपैरिजन है? वरुण जी, उस स्थिति में एक साल के लिए टेंडर निकलेगा, फिर एक साल के लिए एंडोर्स कर रहे हो, फिर मेयर के लिए किसी भी हाल में धनबल का होएगा नहीं, उसमें ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा होगा। वरुण जी नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब लोगों का राइट ही नहीं है, या तो बीजेपी में जाए या कांग्रेस में जाए, जब भी चुनाव लड़े, या फिर निर्दलीय लड़े ना। निर्दलीय पार्टी के कार्यकर्ता है, वो चापलूसी करें नेताओं की टिकट लेने के लिए, बैठे रहे जब तक टिकट नहीं मिले। ये कौन सा आपका लॉजिक है भाई? अगर आप चुनाव में वोट कास्ट करने जाएंगे तो उस वक्त सर क्या होगा? उस वक्त क्या होगा उसमें? तो आप मुझे एक बात बताइए, कोई बीजेपी या कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता एक वार्ड में काम कर रहे हैं, आपने एक को दिया, कोई जिंदगी भर से काम। आज सौम्या गुर्जर का क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? शीला भाई सीनियर मोस्ट है, उनको क्यों नहीं दे रहे? ये सब प्रश्न इसीलिए उठ रहे। और आप जब तक रूट कॉज को सॉल्व नहीं करोगे, हवाई बातें करोगे, नहीं हो सकती। पॉलिटिकल कुरीतियां आपको हटानी है तो आपको जाना पड़ेगा, आइडियोलॉजी पे भी जाना पड़ेगा, देश की आइडियोलॉजी के ऊपर। सर प्रश्न बीजेपी में उठ रहा है, केवल बीजेपी में उठ रहा है प्रश्न? कांग्रेस में भी उठ रहा है। नाम भी लिया है बीजेपी का, क्यों? दोनों पार्टियों को नाम लिया है। कार्यकर्ता अगर कांग्रेस में है, 4 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनमें से अगर एक स्ट्रांग है, उसका टिकट काट दिया, नए आदमी को आपने जो एमएलए की चापलूसी कर रहा है उसको दे दिया, तो उस आदमी के तो राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया आपने। एमएलए एमपी की तो वो सोच ही नहीं सकेगा। तो ये आप राजनीति में, जब तक राजनीति में खुलापन नहीं होगा, कैसे आप उसको बढ़ाओगे? इसीलिए तो आप आज बात कर रहे हो, ये सेंटर्ड हो गई, मतलब ब्लॉक लेवल तक पार्टियां सेंटर्ड हो रही है, उसको मौका नहीं मिल रहा दूसरे को, इसलिए सेंटर्ड हो रही है। आप खुला कर दीजिए, जैसे सरपंच का चुनाव खुला है, आप लोकल सेल्फ को भी लोकल सेल्फ रहने दीजिए, पार्टी सेल्फ मत बनाइए, एमएलए सेल्फ मत बनाइए। जब इसका जो कॉन्सेप्ट था, लॉर्ड रूपिन लाए थे इंडिया में, पहले तो हमारे लेकिन उसको आप जब तक ग्राम स्वराज्य की जैसे शहरी स्वराज्य की लाते, जब तक मेयर की बात कर रहे हैं। देखो आप गुजर कौन है पे चले गए, बहुत बड़े स्तर की बात पे चल। मैं अनिल के पास जाना चाहूंगा एक बार, मेरे साथी अनिल है हमारे साथ, उनके पास जाना चाहूंगा। अनिल, एक बात मुझे बताइए, कुछ इस तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं कि अंतरात्मा को लेकर के वोट जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावाल रहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे और हमें भरोसा है कि हम जयपुर में दोनों जगह वोट बनाएंगे। और ये भी भरोसा है मुख्यमंत्री जी के ट्वीट को देख करके कि 6 जगह मेयर बनाने की बात उन्होंने कही थी, वो अभी भी स्टैंड कर रही है, या फिर अभी ये मान के चले कि चुनाव से ठीक पहले का वो ट्वीट था, जब काउंटिंग से पहले का, तो उस को अभी भी स्टैंड कर रहा है वो ट्वीट? अनिल आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी देखिए, बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज पे तो जनता ने डाल दिया है वोट। अब पार्षदों की अंतरात्मा को 10 दिन तक निचोड़ देंगे और वहां तक बचेगा नहीं कि कुछ अंतरात्मा के आधार पर जाके वो वोट डालने की कोशिश करेगा। हालांकि ये जरूर है, एक ऑप्शन होता है पार्षद के पास में कि अगर उसको लगता है कि वो पार्टी से संतुष्ट नहीं है और मेयर के लिए जिस प्रत्याशी को बनाया गया है वो बिल्कुल ही काबिल नहीं है, उस कंडीशन में जरूर वो अपना वोट बदल सकता है, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक ना तो कोई डंडा भी चल सकता है और ना कोई ऐसे कोई कानूनी प्रावधान भी है। ऐसे में खुला है पार्षद
लेकिन फिर भी ये जो 10 नेता बीजेपी परमिशन शिविर चला रही है और कांग्रेस की जो कथित बाड़ेबंदी कह रहे हैं, ये बाड़ेबंदी है। इसमें नेता अपना प्रशिक्षण यहाँ पर देंगे, तमाम जो पार्टी के नेता है वो बताएंगे, माइंडसेट उनका करेंगे और ये बताएंगे कि अभी तो आप इस तरह से कर लीजिए और आगे चलकर आपकी जो सीडी है इसको इस तरह से बढ़ा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में सेट किया जाएगा और बताया जाएगा कि अब ये आपके लिए काफी कुछ लाभ की चीजें होंगी और आगे चलकर इसका आपको बेनिफिट कहीं मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल ये बाड़ेबंदी की ही चीजें हैं, लेकिन इस सिस्टम को तोड़ने के लिए ऊपरी सिरे से कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी वरुण जी भी कह रहे थे कि 4 कार्यकर्ता हैं, नाराजगी हम देख रहे हैं, कांग्रेस के बाहर भी नारेबाजी लगी थी, लेकिन इसका सिस्टम को सुधार कैसे किया जा सकता है? टिकट दिया नहीं जा सकता है अगर 4 काबिल है, क्योंकि कई बार ये भी सवाल उठते रहे कि जो कार्यकर्ता, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हम देखते हैं कि एक दिन पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस की जय करता था, टिकट नहीं मिली, 1 मिनट में बीजेपी कार्यालय पहुंचता है, पहले उनको टिकट थमाते हैं, बाद में वो सदस्यता लेता है। मध्य प्रदेश इसका एक साफ उदाहरण है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का टिकट पहले देते हैं, 10 मिनट का पूरा कार्यक्रम होता है तो पहले से बना के रखता है कि उनको राज्यसभा चुनाव लड़वाना है। तो ये दोनों पार्टी की स्थिति ऐसी है, ऐसे में सुधार जरूर करना होगा। और जहां तक सवाल है, उदाहरण मिल जाएंगे दोनों ही पार्टियों में, विधानसभा का चुनाव आने दी, दोनों ही पार्टियों में पहले सिंबल, उसके बाद में पार्टी ज्वाइन, दोनों ही तरफ हुआ है ऐसा। तो ये तो अभी लोकतंत्र में अभी पार्टियों को तय करना है इनको कि किस तरह से क्या करना है। कहा तो ये जाता है कि हम हमारे कार्यकर्ता जो हमारे अपनों में से निकल करके आता है, लेकिन अंतोगत्वा एक ही बात आती है, वो होती है कि परिणाम कैसे भी आना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि पप्पू पास होना चाहिए, वो चाहे चीटिंग करके पास हो, चाहे पड़ोसी की कॉपी में से कॉपी करके पास हो, जैसे भी पास हो, पास होना चाहिए। तो उस तरह से पास अब लोकतंत्र। अनिल जी देखिए, बिल्कुल सिस्टम डैमेज है, पास करने की कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन इस चीटिंग के अंदर कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुन रहे। आज भी अगर पार्षदों की टिकट देख ली जाए, 50% तक के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी लेवल पर मापने की बजाय ये देखा गया कि आखिरकार धनबल या बाहुबल इसका कितना है, कितना चुनाव ये बना सकता है, पार्टी को ये जीत दिला सकता है या नहीं दिला सकता, बजाय इसके कि ये पार्टी से कब जुड़ा हुआ है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को अगर दरकिनार यहाँ पर किया जाएगा, जो कार्यकर्ता पिछले 10 से 15 साल तक अगर टिकट मांगता रहा है, पार्षद की एक टिकट, पार्षद तो बड़ा चुनाव नहीं होता है। आज कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, आर तिवारी जी कांग्रेस के सचिव, उन्होंने खुलेआम मंच से कार्यकर्ताओं को कहा कि उन्होंने पार्षद का टिकट कभी नहीं मांगा, क्योंकि वो एक वरिष्ठ लोग हैं, 40 से पार की उम्र के आदमी है, लेकिन उनको पार्टी ने कभी विधायक का टिकट भी नहीं दिया। उन्होंने लगातार विधायक का टिकट मांगा है, लेकिन पार्टी ने उनको योग्य ही नहीं समझा। ऐसे में ये कार्यकर्ता की पीड़ा जरूर है, और ऐसे कार्यकर्ता पार्टी में आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन उस कार्यकर्ता को कैसे मैनेज किया जा सकता है? कार्यकर्ता को तवज्जो अगर पार्टी नहीं देगी, यही वजह है कि सरकार बदलती है। अगर कार्यकर्ता खुश होगा, कार्यकर्ता जनता के बीच में विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कार्यकर्ता खुद से माउथ पब्लिसिटी करेगा और उस पार्टी की जो सरकार है वो मजबूत भी होगी। लेकिन ये नेगेटिविटी कार्यकर्ताओं के बीच से ही निकलती है। चुनाव जब आते हैं तब कार्यकर्ताओं को पूछने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसके बीच में अगर देख लिया जाए पार्टी की अगर सरकार बन गई तो वो कार्यकर्ता कहीं छूटता हुआ नजर आता है। यही बड़ी वजह है, रूट लाइन तोड़ करके जब टिकट दिए जाते हैं तो राजनीतिक दलों का भरोसा भी टूटता जा रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस माध्यम से ये टिकट लेकर के पार्षद बना है या विधायक बना है, कहीं को ठेंगा नहीं दिखा करके चला जाए। क्योंकि अब सारी चीजें चल रही हैं, खुल्लम खुल्ला है, लोकतंत्र में एक अलग पेच आ गया, तो अब तय करना है कि कैसे किस दिशा में लेकर के जाना है। ये राजनीतिक दल तय करें कि आप मेयर में अगर मेजोरिटी नहीं है तो प्रत्याशी उतारना चाहिए कि नहीं चाहिए, राज्यसभा में अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप लड़ाइए, नहीं है तो लड़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों में है। जब अवसर तलाशे जाते हैं और अंतरात्मा पे बात आ जाती है, वो अंतरात्मा कितनी है, नोट की आत्मा होती है, अंतरात्मा होती है, ये बड़ा कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। ये राजनीतिक दल जानते हैं हमसे बेहतर तरीके से। एक आखिरी सवाल श्याम जी आपसे होगा मेरा, तो अभी भी आपको लगता है कि अंतरात्मा की आवाज बोलेगी या फिर हॉर्स ट्रेडिंग बोलेगी? देखिए योगेंद्र जी, सत्ताधारी पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पार्षद बनने के बाद कमेटीज बनती है। अगर सरकार चाहेगी तो कमेटी बनने नहीं देगी, साल भर नहीं बनने दे, 2 साल नहीं बनने, 1.5 साल नहीं बनने दे, और अगर टाइमिंग चूक जाता है तो सरकार अपने स्तर से बना के भेज देती है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो सरकार हस्तक्षेप करती है। मेयर को परेशान करना है तो कई तरीके हैं। अब कामकाज होंगे तो कहीं भी कुछ भी लगा करके उसके जांच करा देंगे, सब कुछ कराएंगे।
तो सत्ताधारी पार्टी निश्चित रूप से अपने तरीकों का उपयोग करती है और करती आई है, शुरू से करती है, आज से नहीं। चाहे कांग्रेस होगी तो भी करेगी, बीजेपी होगी तो भी करेगी। लेकिन देखिए जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, अब वरुण जी बार बार नरसिंह राव जी की बात कर रहे हैं, जिस जमाने में चलिए सर समय कम है, किसी दिन मैं लूंगा, हम जब ग्लोबलाइजेशन पे कभी चर्चा करेंगे, जब जरूर मैं रोहित जी को। भ्रष्टाचार की बात जो संसद में हुई थी वो तो नरसिंह राव जी का टाइम ही था। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो रोकना चाहूंगा सर। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि प्रत्याशी दोनों पार्टियों ने 6 निगम में उतार दिए हैं। अगर पर्चा खारिज नहीं होता है और नामांकन के दिन यानी कि 7 नवंबर को वापस नहीं उतरा है, एक निर्दलीय महिला भी उतरी है, अगर 7 तारीख को नामांकन वापस नहीं होता है तो आप तय मान के चलिए कि मुकाबला होगा, और मुकाबले में मेजॉरिटी के हिसाब से अगर देखें तो तस्वीर साफ है। और अगर अंदरूनी क्या पक रही है खिचड़ी तो फिर कुछ भी संभव है, और यही बड़ी वजह है कि राजनीतिक दलों को बाड़ेबंदी का सहारा लेना पड़ा है। विश्वास डगमगाया हुआ है। अब ये कैसे क्या होगा, ये तो रिजल्ट का इंतजार होगा, तो आप देखते रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।